गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अभी तक जो हमने सिद्धांत पढ़े, सबसे पहले द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत पढ़ा, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, और कल की क्लास में हमने पढ़ा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे अलगाव का सिद्धांत। अलगाव का सिद्धांत। अब अलगाव का सिद्धांत जो है विद्यार्थियों, इसे नव मार्क्सवादी सिद्धांत भी कहते हैं, और साथ साथ में युवा मार्क्सवादी, नव मार्क्सवादी व युवा मार्क्सवादी सिद्धांत भी कहते हैं, वादी सिद्धांत भी कहते हैं। अलगाव जो हैं विद्यार्थियों, अगर इनकी बात की जाए जॉर्ज ल्यूकोस द्वारा, जॉर्ज ल्यूकोस द्वारा 1923-24 में कार्ल मार्क्स की पांडुलिपियों से, कार्ल मार्क्स की पांडुलिपियों से इसे प्रकाशित किया, इसे प्रकाशित किया। यानी ये अलगाव का सिद्धांत जो है मूल रूप से तो कार्ल मार्क्स का था, लेकिन मार्क्स की कई पांडुलिपियां ऐसी थी विद्यार्थियों जो दब करके रह गई, क्योंकि 1883 के अंदर जो हैं कार्ल मार्क्स का देहांत हो गया, तो कई पांडुलिपियां तो थी उनकी, वो उनके ग्रंथालय में रह गई। कौन सा सिद्धांत था, क्या था, कुछ पता ही नहीं चला। तो अगर देखा जाए 1923-24 के अंदर इन पांडुलिपियों का जब प्रकाशन करवाया गया, पांडुलिपियों को व्यवस्थित किया गया, तो उसमें जॉर्ज ल्यूकोस ने एक सिद्धांत खोजा। उस सिद्धांत का क्या नाम था? अलगाव का सिद्धांत। क्या नाम था? अलगाव का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद के कारण समाज में अलगाव पैदा हुआ। पूंजीवाद के कारण समाज में क्या पैदा हुआ? अलगाव पैदा हुआ। अगर ये पूंजीवाद नहीं होता तो लोगों में अलगाव होता ही नहीं। यह अलगाव 4 प्रकार से देखा जा सकता है। यह अलगाव 4 प्रकार से देखा जा सकता है। यह अलगाव 4 प्रकार से देखा जा सकता है। पहला अलगाव जो हुआ विद्यार्थियों, उत्पादन प्रणाली से लगाव। उत्पादन
प्रणाली से अलगाव। पहला अलगाव हमारा उत्पादन प्रणाली से हुआ, यानी प्राचीन जब पूंजीवाद नहीं था उस समय उत्पादन घरेलू स्तर पर होता था, कुटीर उद्योग धंधे थे, वस्तु विनिमय था, गांव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य को गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि वस्तु विनिमय होता था। किसान खाद्यान्न उत्पन्न करता और कुम्हार से वो बर्तन खरीद लेता और कुम्हार किसान से अनाज ले लेता, बुनकर से कपड़े ले लेते। तो इस प्रकार से अनाज के माध्यम से, वस्तुओं के विनिमय के माध्यम से किसान की आवश्यकता की पूर्ति गांव में ही हो जाती थी। गांव के निवासियों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, उनकी आवश्यकताएं वहीं फुलफिल हो जा रही थी। तो पहला उत्पादन प्रणाली से अलगाव हो गया। अब उत्पादन, ठीक है, गांवों में नहीं होने लगा, गांवों में बंद हो गया। अब कुम्हार के मटके कोई खरीदने आता ही नहीं है, ठीक है ना। रेडीमेड स्टील के बने हुए बर्तन बाजार से खरीदे जाते हैं, और वो किससे बनते हैं? कुम्हार उनको नहीं बनाता है, उनको मशीनें बनाती है, ठीक है ना। तो उत्पादन जो पहले हाथों से होता था, अब वो उत्पादन जो है मशीनों के द्वारा होने लगा। उत्पादन की प्रणाली से हमारा क्या हो गया? अलगाव हो गया। हम उत्पादन प्रणाली से बिछुड़ गए, हम उत्पादन प्रणाली से अलग हो गए। जब मशीनों के माध्यम से उत्पादन होने लगा तो दूसरा अलगाव हुआ हमारा विद्यार्थियों, वो हुआ पर्यावरण से अलगाव। पर्यावरण से अलगाव। पर्यावरण क्या होता है? परि प्लस आवरण, जो चारों तरफ हमारे आवरण पाया जाता है उसे पर्यावरण कहते हैं। लोग पर्यावरण संतुलन क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, लोग जानते तक नहीं थे। स्वच्छ पर्यावरण था क्योंकि कुटीर उद्योग धंधे थे, हाथों से व्यक्ति वस्तुएं बनाता था, मशीनें थी नहीं, प्रदूषण था नहीं, इसलिए पर्यावरण बहुत ही साफ सुथरा था। न हॉस्पिटल की जरूरत, न किसी प्रकार की बीमारियां, न किसी प्रकार के रोग। साफ स्वच्छ हवा मनुष्य को क्या रखती है? स्वस्थ रखती है। तो जैसे ही मशीनें आई, मशीनों से उत्पादन होने लगा। अब उन उत्पादन के माध्यम से विद्यार्थियों, मशीनों ने धुआं, बड़े बड़े उद्योग धंधे और बड़े बड़े उद्योग धंधों के माध्यम से, चिमनियों के माध्यम से निकलने वाला जहरीला धुआं पर्यावरण को लीन गया। अब हमारा पर्यावरण से भी क्या हो गया? अलगाव हो गया। अलग प्रकार का पर्यावरण रहने लगा। किसी को दमा की बीमारी, किसी को सांस की बीमारी, किसी को, ठीक है ना, ये जहरीला धुआं शरीर में जमने लगा। कई प्रकार की बीमारियां जो हैं घर करने लगी। इस प्रकार से जो साफ सुथरा हमारा पर्यावरण था, इससे मनुष्य का क्या हो गया? अलगाव हो गया। अब दूसरा अलगाव हुआ विद्यार्थियों, पर्यावरण से अलगाव। किससे अलगाव हुआ? पर्यावरण से। और तीसरा अलगाव हुआ विद्यार्थियों, साथियों से अलगाव। साथियों से अलगाव। पहला उत्पादन प्रणाली से अलगाव हुआ क्योंकि अब उत्पादन प्रणाली मशीनों के माध्यम से उत्पादन होने लगा, जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान हुआ। और बड़ी बड़ी मशीनें, कल कारखाने, उद्योग धंधे वहीं पर लगे जहां पर कच्ची सामग्री निकट थी। तो इस प्रकार से जहां पे उद्योग धंधे वगैरह लगे, वो एक शहर बन गया। क्या बन गया? शहर बन गया। अब गांवों में किसी प्रकार का लोगों के पास में रोजगार नहीं था, इसलिए गांव के लोग गांव छोड़ करके कहां जाने लगे? शहरों में जाकर के बस गए। गांवों से लोगों का पलायन शुरू हो गया, शहरों में जाकर के बस गए, क्योंकि उन्हें पता है कि
गांव में किसी प्रकार का उत्पन्न हो नहीं रहा है, वस्तुओं का रोजगार मिल नहीं रहा है, इसलिए क्यों न शहरों में जाकर के उद्योग धंधों में काम करे। अब वहां गया तो बस आज 100 कमाए तो कल 101 कमाऊं, अगले दिन 102 कमाऊं, वो मन में अधिक कमाने की लालसा से कब वापस गांव आने की फुर्सत ही नहीं मिलती। अब वो संगी साथी जो रोज एक दूसरे से मिलते थे, त्योहारों पर साझा खेल खेला करते थे, कभी सतोलिया खेलो, कभी कबड्डी खेलो, इस प्रकार से एक दूसरे से मिलकर के एक जो खुशी का वातावरण था, एक दूसरे के मन में जो मित्रता के भाव थे, वो साथियों से भी धीरे धीरे क्या हो गया, अलगा हो गया। एक साथी किसी और शहर में जाकर के बस गया, एक साथी किसी और शहर में जाकर के बस गया, एक साथी को तो त्योहार पे छुट्टी मिली नहीं, एक आया तो गांव में अकेला। इस प्रकार से विद्यार्थियों धीरे धीरे किससे अलगा हो गया, साथियों से अलगा हो गया। जब साथियों से अलगा हो गया और खुद मानसिक तनाव में रहने लगा कि यार ये 100 रुपये कमाते हैं, फिर भी 100 रुपये से बच्चों की पढ़ाई वगैरह ये खर्चा वगैरह वो गांव में भेजे, 100 रुपये तो पूरे होते नहीं हैं। अब क्या करें, मुझे ज़्यादा कमाना चाहिए। ज़्यादा कमाने के लिए मैं क्या करूं, ज़्यादा रिस्क उठाऊं, और उस रिस्क में मान लीजिए उनको कहीं नुकसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो मानसिक हालात उसकी ठीक नहीं रहती, तो स्वयं से भी क्या हो जाता है, उनका अलगाव होता है, स्वयं से अलगाव। फिर वो स्थिति आती है विद्यार्थियों जिसमें मनुष्य इस भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंतर्गत 99 से 100 कैसे करूं, इस चक्कर के अंदर 99 के फेर में पड़ जाता है। और परिणाम ये निकलता है विद्यार्थियों धीरे धीरे मनुष्य का स्वयं से क्या हो जाता है, अलगाव हो जाता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों कार्ल मार्क्स कहता है कि ये जो अलगाव जो हैं वो 4 प्रकार से देखा जा सकता है, और इन अलगाव के कारण ही मनुष्य जो है विद्यार्थियों अलगाव का शिकार हो गया। लेकिन इस अलगाव के पीछे कौन जिम्मेदार हैं, सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद जिम्मेदार है। अगर पूंजीवाद नहीं आता, सर्वहारा वर्ग रहता, सर्वहारा वर्ग के लोग रहते, कोई राज्य नहीं होता, कोई वर्ग नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सर्वहारा लोग होते, तो गांव में रहते, सब मिलकर के उत्पादन करते, मिल बांट करके खाते, न कोई ज़्यादा पैसा वाला न कोई गरीब रहता, सब समाज में क्या रहते, समान रहते। तो ये लोगों का इस प्रकार से न तो उत्पादन प्रणाली से अलगाव होता, न पर्यावरण से अलगाव होता, न साथियों से अलगाव होता, और न ही उनका स्वयं से अलगाव होता। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों कार्ल मार्क्स के अनुसार ये 4 प्रकार का अलगाव जो हैं, इनके पीछे जिम्मेदार कौन है, इनके पीछे जिम्मेदार है पूंजीवाद। तो ये हुआ विद्यार्थियों अलगाव का सिद्धांत। किसका सिद्धांत हुआ, अलगाव का सिद्धांत। मूल सिद्धांत कार्ल मार्क्स का था, लेकिन कार्ल मार्क्स की पांडुलिपियों में दब करके रह गया। फिर नव मार्क्सवादी जो आए, इसे नव मार्क्सवादी विद्वान 20वीं सदी में सामने लेकर के आए। इस कारण इस सिद्धांत को नव मार्क्सवादी सिद्धांत कहते हैं। और नव मार्क्सवादी व्यक्ति, नव मार्क्सवादी विद्वान जिनका नाम है विद्यार्थियों जॉर्ज ल्यूकोस, वो जॉर्ज ल्यूकोस जो हैं 1923-24 के अंदर जब कार्ल मार्क्स की पांडुलिपियों का प्रकाशन किया, तो इस प्रकाशन के अंदर ये ल्यूकोस का सिद्धांत अलगाव का सिद्धांत ल्यूकोस के द्वारा लोगों के सामने लाया गया। तो ये था विद्यार्थियों हमारा अलगाव का सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे राज्य व शासन संबंधी धारणा। राज्य व शासन संबंधी मार्क्स की धारणा।
मार्क्स की धारणा। राज्य शासन के बारे में कार्ल मार्क्स क्या कहता है? नंबर 1, राज्य एक वर्गीय संस्था है। कार्ल मार्क्स कहता है कि राज्य एक वर्गीय संस्था है। एक वर्ग ने राज्य को बनाया। वो कौन सा वर्ग है? पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग ने मिलकर के राज्य को बनाया, क्योंकि पूंजीपति संख्या में कम थे, सरवारा संख्या में ज्यादा थे। पूंजीपति को मालूम है कि जब ये असंतोष उत्पन्न होगा तो ये संख्या में ज्यादा है और ये तख्ता पलट करके हमको हटा देंगे, हमें मार देंगे, सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए क्यों ना हमारी सुरक्षा के लिए एक राज्य बना दें और वो राज्य जो है हमारी रक्षा करेगा। राज्य के माध्यम से हमें अधिकार मिल जाएंगे, राज्य के माध्यम से हम सेना रख लेंगे, राज्य के माध्यम से हम पुलिस रख देंगे और वे लोग हमारी रक्षा करेंगे। ये सरवारा लोग के लोग क्रांति और आंदोलन नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो ये पुलिस वाले, ये सेना वाले इनको कुशल देंगे और ये लोग राज्य के माध्यम से जो हैं हम अपने आप को क्या रख पाएंगे? सुरक्षित रख पाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि राज्य एक जो है वर्गीय संस्था है और राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग भेद है। राज्य उत्पत्ति का कारण, राज्य उत्पत्ति का कारण वर्ग विभेद है। वर्ग विभेद है। अगर वर्ग नहीं होता तो ये राज्य पैदा होता ही नहीं। इस वर्ग विभेद के कारण ही विद्यार्थियों राज्य अस्तित्व में आया। राज्य व शासन शोषण का यंत्र है। राज्य व शासन शोषण का यंत्र है। शोषण में शोषक वर्ग की सहायता करता है। शोषण करने में शोषक वर्ग की सहायता करता है। यानी दो वर्ग बन जाएंगे। एक बन जाएगा शोषक वर्ग, जो सत्ता में होगा वो शोषण करेगा। जैसे पूंजीपति है तो वो क्या बन गया? शोषक वर्ग बन गया। अब ये जिसका शोषण करेंगे वो क्या होगा? शोषित वर्ग। शोषित वर्ग कौन हो जाएगा? सरवारा वर्ग। कौन हो जाएगा? सरवारा वर्ग। तो ये राज्य जो है एक शोषण का यंत्र है और शोषण करने में शोषक वर्ग की सहायता करता है। अब अगर शोषक वर्ग के पास में पुलिस नहीं है, अधिकार नहीं है, सत्ता नहीं है, तो इस शोषित वर्ग का शोषण नहीं हो सकता। तो इन राज्य के माध्यम से ही यह शोषक वर्ग क्या करता है? शोषित वर्ग का शोषण करता है। तो शोषण करने में सहायता कौन करता है? राज्य और शासन करता है। इसलिए इन दोनों को मार्क्स क्या मानता है? साधन मानता है। इसी प्रकार संक्रमण काल में नंबर 3, संक्रमण काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायक स्थापित होगा तथा संक्रमण काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायक स्थापित होगा तथा राज्य समाप्त हो जाएगा। राज्य समाप्त हो जाएगा। आगे मार्क्स कहता है कि जब पूंजीवाद आएगा, दो अवस्थाएं चली गई। पहली अवस्था आदिम साम्यवाद, दूसरी अवस्था दास अवस्था, तीसरी सामंत अवस्था, यानी 3 अवस्थाएं चली गई। चौथी पूंजीवादी अवस्था चल रही है और जब अभी वर्तमान में चल रही है पूंजीवादी अवस्था। इस चौथी अवस्था के बाद में अगला जो काल आएगा वो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद आएगा।
और इस सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के बाद संक्रमण काल शुरू हो जाएगा, और इस संक्रमण काल के अंदर राज्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये पूंजीपति लोग क्रांति के अंदर मारे जाएंगे और सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित हो जाएगी, जिसके कारण ये सर्वहारा वर्ग के लोग वर्ग को खत्म कर देंगे, राज्य को समाप्त कर देंगे और वापस साम्यवाद स्थापित हो जाएगा। साथ साथ में राज्यविहीन तथा वर्गविहीन समाज की स्थापना होगी। राज्यविहीन तथा वर्गविहीन समाज की स्थापना का, समाज की स्थापना का आधार प्रस्तुत करना है। राज्यविहीन यानी राज्य भी समाप्त हो जाएगा और वर्ग भी इस क्रांति के बाद, सर्वहारा वर्ग के अधिनायक के बाद समाप्त हो जाएगा। संक्रमण काल के बाद जब साम्यवाद स्थापित हो जाएगा, तो ऐसे समाज का जो आधार प्रस्तुत किया जाता है किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा। अब ये जो बातें हैं विद्यार्थियों, इनकी कुछ आलोचनाएं हैं। आलोचना, वापस इन्हीं 4 बातों की आलोचना कर देते हैं। राज्य एक वर्गीय संस्था नहीं, नैतिक संगठन है। क्या है? नैतिक संगठन। ये कार्ल मार्क्स क्या मानता है? वर्गीय संस्था मानता है, जबकि एक वर्गीय संस्था नहीं है राज्य। राज्य तो एक नैतिक संगठन है। नैतिकता के कारण, अराजकता के कारण लोगों ने मिलकर के इनको बनाया है। ये नैतिकता का विकास करता है, कोई वर्ग भेद पैदा नहीं करता। इसलिए राज्य एक वर्गीय संस्था नहीं होकर के कैसा संगठन है? नैतिक संगठन है। और साथ साथ में वर्तमान में राज्य सर्वहारा वर्ग का शत्रु नहीं है। वर्तमान में राज्य सर्वहारा वर्ग का शत्रु नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, जो लोक कल्याणकारी राज्य की भावना दी जा रही है, इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि राज्य जो है सर्वहारा वर्ग का एक शत्रु नहीं है। ये राज्य शासन शोषण के यंत्र है, जिसके माध्यम से शोषण होता है, शोषक वर्ग शोषण करता है, शोषित वर्ग का शोषण होता है और ये साधन बन के ऊपर जाते हैं। गलत बात है। आज लोक कल्याणकारी राज्य कई प्रकार की योजनाएं संचालित करके गरीबों के हितों के लिए कई प्रकार की योजनाएं संचालित करता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि राज्य जो है सर्वहारा वर्ग का शत्रु है और ये वर्गीय संस्था है, ऐसा नहीं है। आज तो सर्वहारा वर्ग के लिए राज्य जो है वरदान बन करके उभरा है। साथ साथ में राज्य अस्थायी नहीं, स्थायी है। राज्य अस्थायी नहीं, स्थायी है। शासन कई प्रकार का आता है जाता है, सरकारें आती है जाती है, लेकिन राज्य तो वही है। ये नहीं है कि राज्य समाप्त हो जाएगा जैसे ही सर्वहारा वर्ग का शासन आएगा राज्य खत्म। ये तो पूंजीपतियों ने बनाया था। जब पूंजीपति थे तब तक राज्य रहेगा, जैसे ही सर्वहारा वर्ग के लोग, समाजवादी लोग आएंगे, राज्य समाप्त हो जाएगा। ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा, क्योंकि जिन लोगों ने अराजकता से छुटकारा पाने के लिए राज्य बनाया वे वापस अराजकता की ओर लौट नहीं सकते। साथ साथ में विद्यार्थियों, राज्यविहीन वर्गविहीन समाज की स्थापना संभव ही नहीं है। राज्यविहीन व वर्गविहीन समाज की स्थापना
कल्पना मात्र है, कल्पना मात्र है। प्यारे विद्यार्थियों, राज्य समाप्त हो जाएगा, वर्ग समाप्त हो जाएगा, एक ऐसा समाज रहेगा जिसमें न राज्य होगा न वर्ग होगा, सिर्फ सर्वहारा समाज के लोग होंगे, जिसमें सब बराबर होंगे, सबको बराबर अधिकार होंगे, मिलकर उत्पादन करेंगे, मिल बांट कर खाएंगे। अगर ऐसा होगा तो मेहनत की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। फिर कामचोर भी ऐसा, मेहनत करने वाला भी ऐसा, सब कुछ सार्वजनिक हो जाएगा, तो फिर ये समाज चलने वाला नहीं है। इसलिए राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना सिर्फ एक कल्पना मात्र है, इसको वास्तविक धरातल पर लागू नहीं किया जा सकता। तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। कहने की बात तो ये है कि ऐसा हो जाएगा, राज्य समाप्त हो जाएगा, वर्ग समाप्त हो जाएगा। तो अगर राज्य समाप्ति करना है तो लोगों ने इस अराजकता से छुटकारा पाने के लिए तो राज्य बनाया है, ठीक है ना। और राज्य को समाप्त कर देंगे, वर्गों को समाप्त कर देंगे, सरकारें होगी नहीं, सब कुछ सार्वजनिक होगा, मिलकर के खेती करेंगे, मिलकर के खाएंगे, मिलकर के बांट करके खाएंगे। तो इसमें कामचोर जो है उनके तो मजे हैं। फिर मेहनत कौन करेगा? सब कामचोर बनने की कोशिश करेंगे। तो फिर उत्पादन कैसे होगा? जब उत्पादन नहीं होगा तो विकास कैसे होगा समाज का? ये ऐसी कल्पनाएं मात्र है, वास्तविक धरातल पर इसको लागू करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये हमारे मार्क्सवाद की राज्य व शासन संबंधी मार्क्स की धारणा के बारे में इनके